बच्चों, वेलकम अगेन। जैसे सभी स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था क्रैश कोर्स के बारे में, तो सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के लिए। तो अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ क्लासेस क्रैश कोर्स की पहले हो चुकी थी, वो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। इससे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इससे पहले वाले चैप्टर्स हम क्लास 12th बायोलॉजी के कर चुके हैं। अभी ये चैप्टर करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे, उनके MCQs करेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा जो इस एग्ज़ाम में से रिलेटेड BSc नर्सिंग एग्ज़ाम में या फिर पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो होगा उसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वीडियो करने के बाद तुम थोड़ा सा NCERT की रीडिंग ले लेना, देन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकेगी उतनी ज़्यादा शॉर्ट बनाऊंगी। तुम्हें भी ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है पूरी लास्ट तक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात आती है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पैरामेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, PGI-MS जो रोहतक का अभी एग्ज़ाम लगने वाला है 1 मंथ लेटर, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, DNA पैकेजिंग, DNA रेप्लिकेशन एंड सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कर रहे हैं इससे। तो वीडियो को स्टार्ट करें। ये जो सारे DNA क्या होगा, इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में होगा नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, देन यहाँ पे आता है कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो बता दिया। तो नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होंगे, प्रिमिडिन्स एंड प्यूरिन। ठीक है, प्रिमिडिन कौन से होंगे, साइटोसिल, यूरेसिल और थायमिन, एंड प्यूरिन में कौन होंगे, एडेनिन और ग्वेनिन। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा बेसिक्स पता भी होगा, तो ये देख लेना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपस में लिंक होंगे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। देन डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था DNA का, ये भी तुम थोड़ा सा देख लेना। इन साइंटिस्ट के नाम है वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, चारगाफ, इनके थोड़ा सा तुम देख लेना। आगे जो इनसे रिलेटेड MCQs बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि DNA जो डिस्टेंस होगा 2 कंसेक्यूटिव, अगर DNA डिस्टेंस कितना होगा 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है डिस्टेंस का। एंड टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, 6.6 × 10⁻⁹ एंड लेंथ कितनी होगी, 2.2 मीटर होगी लेंथ। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि जब पता नहीं था, जेनेटिक मटेरियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, देन डिस्कवरी किसने की, DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आता है ग्रिफिथ का। ठीक है, ग्रिफिथ परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के साथ ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और 2 स्ट्रेन्स मिले उसको 2 स्ट्रेन्स मिले। एक तो S स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले और एक R स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। S स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या थे, स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे, और R स्ट्रेन क्या बनाते थे, रफ कॉलोनीज बनाते थे। और S स्ट्रेन क्या करेंगे, इनके हैव ए पॉलीसेकेराइड कोट, इनका पॉलीसेकेराइड कोट होता है, बट R स्ट्रेन का ऐसा कोई कोट नहीं होता। तो S स्ट्रेन क्या होंगे, वायरुलेंट होंगे, मतलब ये क्या करेंगे, न्यूमोनिया कोज करेंगे, जबकि R स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं होंगे। ये पता चलने के बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कि S स्ट्रेन जो है वो डिजीज़ कोज कर रहा है, जबकि R स्ट्रेन डिजीज़ कोज नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा, यहाँ देखो, पहले पता नहीं होता था, ऐसे लाइक आजकल हम वैक्सीन बना लेते हैं, पहले सब कुछ पता नहीं होता था। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, वायरुलेंट वाला इसमें डाल दिया, ठीक है, माउस में, एंड देन माउस क्या हो जाएगा,
डाइज, मर जाएगा माउस। देन लिविंग एंटी वायरुलेंट हमने डाल दिया, ठीक है, तो माउस क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। देन हमने हीट किल्ड वायरुलेंट स्टेन, हीट किल्ड वायरुलेंट स्टेन अगर हमने डाल दिया तो हीट किल्ड वायरुलेंट होगा, मतलब उसका जो बैक्टीरिया होगा वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो माउस क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है, बच जाएगा। एंड लिविंग ए वायरुलेंट स्टेन, ठीक है, प्लस हीट स्टेन वायरुलेंट, हीट किल्ड वायरुलेंट, ठीक है। तो लास्ट उसने किया कि हमने वायरुलेंट वाला था वो हीट किल्ड लिया था, ठीक है, और एवायरुलेंट वाला था वो लिविंग लिया था, फिर भी माउस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इससे प्रूव होगा कि जो भी कोई सब्सटेंस था वो इसमें क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। द आर स्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्टेन प्रोड्यूस द वायरुलेंस बिकॉज जो आर स्टेन था वो नेचुरली तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बट आर स्टेन जब किसकी प्रेजेंस में है, हीट किल्ड एस स्टेन की प्रेजेंस में, हीट किल्ड वायरुलेंट की प्रेजेंस में है, तो वो भी क्या करेगा, न्यूमोनिया कोज करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज आर स्टेन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय, जो आर स्टेन बैक्टीरिया है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बाय हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया, हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि कोई तो सब्सटेंस है ऐसा जिसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देन बाय, ये तो क्लियर था कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया था, इनके नेम को याद रखना है, एवरी मैकलोड और कार्थी ने वर्क किया था, और ये प्रूव किया था कि डीएनए, ये जो सजेस्ट हो गया था कि सजेस्ट किया था उन्होंने कि डीएनए क्या है, डीएनए टू बी ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू कन्फर्म डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, फाइनली जिसने कन्फर्म किया था वो हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट थे। हर्सी और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव हो गया कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देख लेते हैं। Hershey and Chase work to discover whenever it is a protein or DNA that entered the bacteria from the virus, ठीक है। तो उनको ये फाइंड करना था कि प्रोटीन है या डीएनए, तो उन्होंने क्या किया, दे लेबल्ड सम फेजेस विद रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, उन्होंने कुछ को किसके साथ लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर को के साथ, और कुछ को किसके साथ लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। एंड दिस रेडियो एक्टिव वॉज यूज टू इन्फेक्ट द ई कोलाई के ऊपर मतलब ई कोलाई के को इन्फेक्ट करना था, इन दोनों को ही। ई कोलाई वॉज देन ब्लेंड एंड सेंट्रीफ्यूगेट टू रिमूव द वायरल पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया विद द रेडियो एक्टिव डीएनए व रेडियो एक्टिव, जो भी बैक्टीरिया था, जो ई कोलाई थी जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव डीएनए था ना, वो तो रेडियो एक्टिव हो गया, वाइल दूज विद द रेडियो एक्टिव प्रोटीन लॉस्ट देयर रेडियो एक्टिविटी, जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था उसने क्या कर दी, रेडियो एक्टिविटी लूज कर दी, जिससे कि क्या प्रूव हो गया था कि जो डीएनए दैट एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस कि जो मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो क्या था, डीएनए था, प्रोटीन नहीं था। तो डीएनए क्या प्रूव हो गया, कि जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया। यहाँ पे 3 फेज होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखनी, इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देन प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, तो ये क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, एंड स्कोप होनी चाहिए इसमें चेंजेस के लिए, एंड इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ऑफ कोर्स मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, और आरएनए में राइबोस शुगर होगी, एंड डीएनए में 5 मिथाइल यूरेसिल होगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट, डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में यूरेसिल होगा, सिंपल सी बात है। और डीएनए में क्या होगा, डीएनए मोस्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है, बट आरएनए एज ए मैसेंजर एक्ट करता है मोस्टली, बट जेनेटिक मटेरियल भी करता है वायरसेस में। और डीएनए क्या होगा, स्टेबल होगा, जबकि आरएनए थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, बिकॉज जो प्रेजेंस 2OH ग्रुप एट द एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स आरएनए लायबल है, ठीक है, एंड थोड़ा सा अनस्टेबल बना देता है इसको। तो ये थोड़े से डिफरेंस है कि डीएनए को आरएनए की जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जबकि आरएनए क्या करेगा, डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। वाहे ये स्टेबल क्यों है डीएनए, ये तो तुम्हें अभी पता चल ही गया होगा।
अभी डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करने से पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि इस पार्ट से एमसीक्यूज किस टाइप से आते हैं। सो यहाँ पे देखो, हु प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इस पार्ट से बिल्कुल इजी एमसीक्यूज आते हैं। जैसे किसने प्रूव करा डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के? ग्रिफिथ ने, बैक्टीरिया ने, पीपीएलओ ने, हर्शी एंड चेज ने। तो तुम बताओ किसने प्रूव किया, कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट करो किसने प्रूव किया था एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, हर्शी एंड चेज ने, जैसे हमने अभी देखा कि हर्शी एंड चेज ने फाइनल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था डीएनए डिफरेंट फ्रॉम आरएनए इन, डीएनए जो होगा डिफरेंट होगा आरएनए से ओनली इन शुगर, ओनली नाइट्रोजन बेस, इन बोथ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर नॉन। डीएनए आरएनए से कैसे अलग होता है? शुगर में नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। जल्दी से कॉमेंट में बताओ इसका आंसर क्या है। देखूँ मैं सभी के कॉमेंट्स, किस किस बच्चे ने रिप्लाई किया है क्वेश्चन का, किस किस बच्चे को पता था, जल्दी से कमेंट करो। अभी स्टडी किया हमने, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, दोनों ही उसमें ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स पेयर ऑफ ए डीएनए इज, कितना डिस्टेंस होगा? तो 0.3 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रम, 3.4 माइक्रोमीटर एंड 34 नैनोमीटर। कितना डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए के बीच में? जल्दी बताओ कमेंट्स में। सो जैसे कि हमने अभी स्टडी किया, कितना होगा कमेंट में बता देना, ठीक है। वैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया है। सो अभी डीएनए रेप्लिकेशन हम स्टडी करने वाले हैं, तो पहले स्टडी करें, बाद में इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो चलो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करें। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन एक फिनोमिना होगा इन विच ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। डीएनए की कॉपी बना लेंगे हम, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनाएं, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं ना, वैसे ही डीएनए की कर देना, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए सिंथेसाइज इन रेप्लिकेशन, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स सेपरेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैसे होती है प्रोसेस कि दो स्ट्रैंड के डीएनए हेलिक्स के सेपरेट होंगे, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, और वो कैसे वर्क करेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइज न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए वो किसकी तरह काम करेंगे? टेम्पलेट के तरह काम करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन 2 कॉपीज आर प्रोड्यूस, रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद 2 कॉपी प्रोड्यूस होंगी, विल बी 1 पेरेंट एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज, एक क्या होगा, पेरेंट होगा, और 1 क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। एंड दिस स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेशन कैसा होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली, तो ये तुम थोड़ा सा देख लेना कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया था सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि N15 को हम लेंगे, N15 डीएनए को लेंगे, एंड इसकी क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इकोलाई, लाइक हमें पता है कि इकोलाई क्या करेगी, 20 मिनट्स में डिवाइड कर देगी। तो इकोलाई को हम ले लेंगे, तो इकोलाई डिवाइड करेगी 20 मिनट्स में, देन हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो पहली बार हमारे पास डीएनए आएगा तो वो क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा, ठीक है। हाइब्रिड आएगा तो डीएनए एक्सट्रैक्टेड, देन इसकी फिर क्या करेंगे, एक और कॉपी बनवाएंगे। तो 40 मिनट्स के बाद क्या होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट इंटेंसिटीज आएंगी। तो क्या हो जाएगा, 50% हाइब्रिड हो जाएंगे एंड 50% लाइट इंटेंसिटी हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिवली यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तुम देख लेना, वैसे यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे एल की एस फेज में होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो उससे बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज, और इसके फंक्शन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन से। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा यहाँ पे रेप्लिकेशन का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, पॉलीमराइज कर देगा, बहुत शॉर्ट टाइम में कर देगा। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन 2 पेरेंट स्ट्रैंड डू नॉट कंप्लीमेंट्री ओपन बट ए स्मॉल, कंप्लीटली ऐसे नहीं है कि हमें कंप्लीटली उनको ओपन कर देंगे, ठीक है, देन प्रॉब्लम आ जाएगी। हम क्या करेंगे, स्मॉल ओपनिंग होगी, फॉर्म इन विच रेप्लिकेशन अकर, एंड दिस स्मॉल ओपनिंग मतलब क्या होगा, लाइक हम डीएनए के एक एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा उसको ओपन करते चलेंगे। तो जो स्मॉल ओपनिंग होगी, जो हमने ओपन किया, उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क।
डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन। याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एंड जो डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स देयरफॉर रेप्लिकेशन स्मूथली किस डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होगा कंटिन्यूस, बट डिसकंटिन्यूस किस में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो डिसकंटिन्यूस होगा तो मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और वो किससे जोड़ेंगे हम, डीएनए लाइगेज से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में जाके सारे डायग्राम देख लेना तुम। देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम देखें तो थ्री रीजन्स होते हैं इसमें, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या होगा, मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, बिगिनिंग जो स्टार्टिंग करेगा, आरएनए पॉलीमर बाइंड हेयर। एंड स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। टर्मिनल क्या होगा, एंड। टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड क्या होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ओनली इन वन डायरेक्शन, देयरफॉर द स्टैंड, ठीक है, 3:5 एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे टेम्पलेट की और वगैरह की। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो डायरेक्शन होगी टेम्पलेट की क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। दिस स्टैंड विद द प्रायोरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट एज ए कोडिंग स्टैंड, ठीक है। 3 to 5 क्या होगी, टेम्पलेट, एंड 5 to 3 क्या होगी, कोडिंग होगी। अभी कोडिंग और टेम्पलेट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग स्टैंड हैज़ ए कॉन्सिक्वेंस सिमिलर टू आरएनए। अगर तुम ये थोड़ा सा याद रख लो कि कोडिंग स्टैंड की सिमिलर टू आरएनए होगी तो तुम थोड़ा सा मतलब एमसीक्यूज को जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे बस चेंजेस क्या करना है तुम्हें पता है, जैसे कि आरएनए और डीएनए में जैसे तुम देखोगे कि आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में क्या होगा, थाइमिन होगा। तो कोडिंग स्टैंड का और इसका आरएनए का बिल्कुल सीक्वेंस सेम रहेगा, बट टी और यू को तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है। देन टाइप ऑफ आरएनएज तुम्हें पता है कितने आरएनएज होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या करेगा, टेम्पलेट के तरह वर्क करेगा और मतलब ट्रांसक्रिप्ट मतलब ये करेगा। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और जो आरएनए बनता है वो कौन सा बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि डीएनए से क्या बनना, आरएनए, आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे, ठीक है। एंड टीआरएनए क्या करेगा, इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड रीड करेगा जेनेटिक कोड को, ठीक है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब लेके आएगा। आरएनए मतलब राइबोसोमल, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन होगा वो आरएनए पॉलीमरेज जो करेगा, बाइंड करेगा विद प्रमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इनिशिएशन मतलब स्टार्टअप होगा, ठीक है। स्टार्टअप के लिए तुम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेना कि जो फैक्टर सिग्मा होगा वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देन क्या होगा, इलोंगेशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की एज यूज़ करेगा। एंड पॉलीमराइज अकर अकॉर्डिंग टू द कंप्लीमेंट्रिसिटी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होगा। टर्मिनेशन क्या होगा, टर्मिनेशन के लिए हर के लिए फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइक स्टॉप हो जाएगा, रो फैक्टर आएगा, ठीक है। ये तुम डायग्राम मस्ट है जाके देखना। ऐसे आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड टू परफॉर्म द इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इलोंगेशन करेगा। ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू एंजाइम, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रेच जो होगा वो एंजाइम से बाइंड रहता है। एज एंजाइम रीच द टर्मिनल, जैसे एंजाइम को टर्मिनल एंड पे एंजाइम जो रीच करेगा, आरएनए फॉल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड। मतलब ऐसा होता है कि हम जितना इजीली इसको पढ़ लेते हैं इतना नहीं होता, ये जो प्रोसेस होगी बिल्कुल रैपिड होगी, बहुत जल्दी हो जाती। तो वही बता रखा है कि जैसे ये टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा एंजाइम, यहाँ से क्या कर लेगा, इसका टर्मिनेशन कर देगा। देन यहाँ पे तुम थोड़ा सा देख लेना,
कि यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लाइक आरएनए 1, 2 एंड 3, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करेगा? आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको करेगा? एचएनआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको करेगा? टीएनआरएनए को, एसएनआरएनए को, एसआरआरएनए को। ये थोड़ा सा तुम देख लेना, कैपिंग क्या है, टेलिंग क्या है, बहुत इजी है। जेनेटिक कोड को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे कैसे एमसीक्यूज आएंगे। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया भी बीच में कि यहाँ से आएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। लाइक डीएनए पॉलीमरेज इज नीडेड फॉर, ठीक है, इनके फंक्शन से सिंपल एक क्वेश्चन आ जाएंगे। लाइक डीएनए पॉलीमरेज किसके लिए हमें जरूरत होती है? रेप्लिकेशन के लिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए, इलोंगेशन ऑफ डीएनए के लिए, ठीक है। तो इसका जल्दी से कमेंट में आंसर दो कि डीएनए पॉलीमरेज की हमें क्यों जरूरत होती है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत क्या होती है? सभी फंक्शंस में होती है। हम रेप्लिकेशन भी करवाएंगे, सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी करवाएंगे, इलोंगेशन ऑफ डीएनए भी करवाएंगे, ठीक है। एक जो इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डीएनए टू डीएनए एंड डीएनए टू आरएनए जब भी होता है, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। इन बेस सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज GAT, TAG एंड CAT। लाइक तुम्हें ये सीक्वेंस दे रखा है ऑफ इट्स कंप्ली, मतलब कि ये तुम्हें सीक्वेंस दे दिया और इसके कंप्लीमेंट्री का पूछ लें, या फिर ये सीक्वेंस दे दिया mRNA में क्या सीक्वेंस होगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि लाइक G किसके साथ कोड करेगा, G किसके साथ बाइंड होगा, C, और T किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? A के साथ, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चेंज करो तो G किस में चेंज होगा, मतलब G किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? C के साथ। तो G का क्या हो जाएगा? C, और A का क्या हो जाएगा? T, और T का क्या हो जाएगा? A। याद रखना, अगर यहाँ पे अगर हम डीएनए टू डीएनए मतलब डीएनए का एक कम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो T का क्या करेंगे हम, मतलब यहाँ पे जो थायमिन होगा वो यूरेसिल में चेंज नहीं होगा। थायमिन जो होगा यूरेसिल में किस में चेंज होगा? जब हम mRNA का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T किस में फिर से चेंज हो जाएगा? A में, एंड A किस में हो जाएगा? T में, और G किस में हो जाएगा? U में। तो तुम ऐसे करके इस टाइप के MCQs को भी सोल्व कर सकते हो, चाहे कैसे भी आए, ठीक है। यहाँ पे अगर mRNA होता तो तुम T का क्या कर देते? U कर देते, ठीक है। डीएनए साइट एट विच पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। डीएनए साइट जहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे, रेगुलेटर बोलेंगे, ठीक है, रिसेप्टर बोलेंगे, इन्हेंसर बोलेंगे। तो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया उस साइट को क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। ऐसे तुम्हें स्टडी करना है, और ये नोट्स है वो भी मैं दे दूँगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो। अभी टॉपिक बैक किए करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, जेनेटिक कोड एंड स्टडी ऑफ म्यूटेशन। जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जेनेटिक कोड को लेके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया था, अगर हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं आर टू बी कोड बाय द 4 बेसिस, द कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारा ये होगा न्यूक्लियोटाइड, ये जो इसके लिए कोड करेगा, जो कोडोन होगा वो क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, ठीक है। कोडोन ट्रिपलेट होगा बिकॉज हमें यहाँ पे किसके लिए कोड करना है? 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है। अगर कोडोन ट्रिपलेट नहीं होगा तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बता दूँ। अगर कोडोन को देखो, यहाँ पे कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा, मतलब 4:3 करेंगे तो हम 64 गेट होगा। अगर 4:2 करेंगे हम तो कितना होगा? यहाँ पे 16 होगा। तो 16 20 के लिए नहीं कर सकते, बट 64 क्या कर सकते हैं? 20 के लिए ईजिली कर सकते हैं। तो कोडोन अगर हमारा यहाँ पे ट्रिपलेट, अगर कोडोन टेट्राप्लेट होगा, हेक्साप्लेट होगा, ऐसे MCQs आते हैं, हमें यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना और इनका थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसके लिए करते हैं, वैलिन के लिए कौन सा होता है। ये थोड़ा थोड़ा जो MCQs में आते रहते हैं ना, ये तुम देख लेना। साइलेंट फीचर देख लो यहाँ पे, जेनेटिक कोड के जो कोडोन होगा वो क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, ट्रिपलेट होगा। 64 कोडोन से अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे।
3 स्टॉप कोडॉन्स होंगे एंड वन कोडॉन कोड फॉर ए सिंगल अमीनो एसिड। ये यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो कि कोडॉन कैसे होंगे। तो मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा तो एम्बिगुअस होगा, और एक कोडॉन अगर कोडॉन आर डीजनरेट सिंस सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन। ठीक है, और जो डिजनरेटिव होते हैं जेनेटिक कोड क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, वन कोडन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड इन ऑल स्पीसीज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन देख लो तुम यहाँ पे कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज हो गया कैसा भी, तो म्यूटेशन इंक्लूड इंसर्शन, डिलीशन, रीअरेंजमेंट। ठीक है, म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज्ड फिनोटाइप डिजीज सच एज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिनोटाइप में चेंज हो जाए, लाइक ऐसी डिजीज हो जाए जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ऐसे म्यूटेशन को बोलेंगे जॉइंट म्यूटेशन। अगर इंसर्शन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, सिंगल बेस पेयर अगर हम इंसर्ट कर दें या फिर एक सिंगल बेस पेयर हम डिलीट कर दें तो बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे हम। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मतलब प्रूफ भी लगा सकते हो तुम कि कोडॉन ट्रिपलेट है। अगर हम थ्री को इंसर्ट करें या फिर मल्टीपल ऑफ 3 को हम यहाँ से क्या कर दे, डिलीट कर दे, तो ये जो ओवरऑल जो फ्रेम होगा वो रिमेन अनअल्टर्ड। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। देन यहाँ पे हम tRNA का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो tRNA इज ए अडप्टर मोलिक्यूल, ऑन वन हैंड इट इज़ अ जेनेटिक कोड एंड ऑन अदर हैंड इट्स बाइंड विद अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, tRNA क्या होगा, एक एंटी कोडॉन लूप होगा, हैज़ ए 3 कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, टू बी mRNA कोड एंड एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है तुम देख लेना इसमें थोड़ा सा कि कहाँ पे क्या बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इनिशिएशन tRNA मतलब यहाँ पे AUG होगा एंटी कोडॉन लूप में, जिसके लाइक इसमें लूप होते हैं। जब तुम डायग्राम देखोगे तो एंटी कोडॉन जो लूप होगी तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, AUG दिखेगा। ठीक है, AUG होगा यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन तुम्हें पता ही है, द mRNA कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसलेटेड इनटू द अमीनो एसिड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ tRNA। तो अनट्रांसलेटेड क्या होता है ये तुम देख लेना थोड़ा सा। इलोंगेशन क्या होगा, इनिशिएशन क्या होगा। ठीक है, इनिशिएटर tRNA को रिकॉग्नाइज करेगा, स्टार्टअप कोडन को इनिशिएशन बोलेंगे। ठीक है, एंड tRNA मूव्स फ्रॉम एन कोडन टू mRNA एंड अमीनो एसिड एडिड वन बाय वन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तुम देख लेना, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन देखते हैं। ओपेरोन क्या होगा, ओपेरोन एन अरेंजमेंट वेयर द पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन इज रेगुलेटेड। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन का क्या होगा, रेगुलेशन होगा बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। ठीक है, कॉमन प्रमोटर रेगुलेटरी जीन से। देखो यहाँ पे आई जीन क्या होगा, इनिशिएटर होगा। ठीक है, जेड क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा। जेड जीन क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा। एंड ये तुम्हें याद रखना है, आई क्या होगा, कोड करेगा, कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ लैकोपेरोन। एंड जेड जो स्ट्रक्चरल है वो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। एंड वाई जो स्ट्रक्चरल है इट्स कोड फॉर द परमेज। ठीक है, परमेज के लिए कोड करेगा। एंड जो जीन ए है वो स्ट्रक्चरल होगा, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। कौन किसके लिए कोड करेगा ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो ये कैसे होगा, इंड्यूसर के में देख लेते हैं। लैक्टोज क्या होगा, एक ऐसे लाइक इंड्यूसर वर्क करेगा लैकोपेरोन के लिए, सिंस इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ओपेरोन। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ आ जाए तो कौन करेगा, लैक्टोज एक्ट करता है इसके लिए। इफ़ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, अगर लैक्टोज प्रोवाइड कर देंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर कार्बन सोर्सेज देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल बाय द परमेज। ठीक है, परमेज की हेल्प से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फॉर द परमेज टू बी प्रेजेंट लैक्टोज टू बी एंटर इनसाइड सेल, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन मस्ट बी प्रेजेंट ऑल टाइम। मतलब क्या होगा, परमेज के यहाँ पे परमेज का प्रेजेंट होना एंड लैक्टोज का अंदर जाने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हर टाइम सेल में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है।
देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके डाटास, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ, 1990 में कंप्लीट कब हुआ। देन रिलेशनशिप यहाँ पे देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ जीनोम दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, ठीक है। कितने पेयर्स हैं वो हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे। देन जीनोम सीक्वेंसिंग तुम थोड़ा सा देख लेना। तो ह्यूमन जीनोम क्या होगा, कंटेन करेगा 3 × 10⁻⁴ क्या क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। इसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे सभी जीन्स को, ह्यूमन जीन में कितने हैं, एंड स्टोर करना चाहते थे हम उसको, इंफॉर्मेशन को पूरे डाटाबेस में हम लेना चाहते थे, ठीक है। एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, ठीक है। हम डिटरमाइन भी कर रहे थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, ठीक है, सच एज इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करना चाहते थे। मतलब कुल मिला के हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मतलब ये चैप्टर हमने किया। अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइक जेनेटिक कोड इज टेट्राप्लेट, देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कोड फॉर द 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। कितने कोडॉन होंगे जो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे अगर हम जेनेटिक कोड क्या कर दें, टेट्राप्लेट कर दें। तो तुम्हें कमेंट में बताना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। अगर जेनेटिक कोड क्या होगा, ट्रिपलेट होगा तो कितने होंगे, 64 होंगे। अगर जेनेटिक कोड टेट्राप्लेट है तो कितने होंगे, जल्दी से कमेंट में बताओ। इसका आंसर नहीं बताऊंगी मैं, बिल्कुल इजी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के क्या करोगे, लाइक कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज आई थॉट मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रिमेनिंग है इस चैप्टर का जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए और तुम नहीं कर पाओ। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, रीड कर लेना। बाय बाय।